गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुसुम और आज हम केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस रखे हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं इस मॉडल पेपर में। अगर आप एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, यूपी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन अगर प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। इससे आपको बहुत मदद हो जाएगी। और जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको तो ये वीडियो जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। सेकंड क्या फायदा होगा, इससे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे। और थर्ड क्या होगा, इससे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे या फिर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है। और जिन बच्चों का सिलेबस कवर नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ एक बार गो थ्रू किया है, वो बच्चों को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको एक जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो फिर क्या पता मैं जो इस क्वेश्चन करा रही हूँ ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, तो क्या पता इसमें से ही कोई आ जाए एग्जाम में, है ना। तो इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और एमसीक्यू तो प्रैक्टिस हो ही रहे हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड ये ड्रॉ पे निकाल लेती हूँ। हाँ जी। तो अभी देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आंसर हम बाद में देखेंगे, शुरू में हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे ये नॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नॉट मिस कर दिया ना तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन एस एफ, जो इनिशियल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ छोटा छोटा करके, इनिशियल और एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी सब्सटेंस के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अंडरस्टैंडेबल। चलो, तो यहाँ पे देखो, नॉट अ स्टेट फंक्शन मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ पे पाथ फंक्शन पूछा गया है ना। नॉट अ स्टेट फंक्शन मतलब क्या, पाथ फंक्शन पूछा गया है। चलो, पाथ फंक्शन, तो हमें पता है पाथ फंक्शन कौन कौन सा होता है, वर्क होता है, और क्या होता है, हीट भी पाथ फंक्शन होता है। ये देखो, ये मैंने हीट एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया ना, ये भी आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन स्टेट फंक्शन नहीं है, वर्क नहीं है, हीट नहीं है, बाकी सब एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब स्टेट फंक्शन है। गॉट इट। चलो, अभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि which has maximum solubility in water। वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है। अब देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे बेंजीन, डाइथाइल ईथर, इथेनॉल, टॉलुइन, है ना। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे बेंजीन जो है, बेंजीन और टॉलुइन, इसका हमें पता है ना। बेंजीन, ये देखो, ये है बेंजीन। और टॉलुइन, ये दोनों क्या है, ये दोनों है नॉन पोलर। अब अगर नॉन पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल तो होगा नहीं, है ना। ये दोनों है नॉन पोलर, तो ये हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। बेंजीन और टॉलुइन हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा क्या, डाइइथाइल ईथर और इथेनॉल। इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है, बी और सी में से। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रही हूँ, ठीक है। तो डाइइथाइल इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। CH3, ये H है, ठीक है। CH3 CH2OH, ठीक है। अब इसमें और वाटर H2O, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग, है ना। उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन दोनों की स्ट्रॉन्ग हो रही है तो फिर इथेनॉल सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, ठीक है। क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर काम आ रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना, और हो सके तो आप एक बार दोबारा जाके इस चीज को रीड आउट कर लेना, ठीक है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। अब डाइथाइल ईथर भी सॉल्युबल है, लेकिन ये लेस सॉल्युबल है। इथेनॉल सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। टू का आंसर सी, एक आंसर तो बी मैंने बता दिया है। यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपके करेक्ट आंसर्स लिखती जाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख लीजिए, अगर आपको एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, यूपी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल के कोर्सेस को सीरियसली लेना है, इस एग्जाम को सीरियसली लेना है, प्रिपेयर करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप हमारे कोर्सेस भी परचेज कर सकते हैं। नर्सिंग गुरुकुल आपके लिए कुछ बेनिफिट्स भी लेके आए इसके साथ, दैट इज चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं उसमें, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे उसमें, मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा आपको। अब उसमें ये सारे एग्जाम्स को हम कवर कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। आप जरूर इस कोर्स को परचेज करिए। अगर आप इस कोर्स को परचेज नहीं भी करते हैं तो भी आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, और उस ऐप में जाके एक फुल लेंथ टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट सबके लिए फ्री है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट सबके लिए फ्री है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो फ्री वाला टेस्ट जरूर दो, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक है और आपको कितनी मेहनत और करनी है, आपको एक क्लियर कट आइडिया लगे, है ना। तो ये फ्री टेस्ट आप जरूर दीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और ये पीडीएफ भी आपको ऐप पे ही मिल जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था हमने, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। अब देखो, हम सबको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो HCl का सबसे ज्यादा होगा, इसको लेके किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता है ना। तो अब देखो, इनमें से देख लो इन ऑप्शंस में कि HCl सबसे ज्यादा किसका है, ए का है और सी ऑप्शन में है कि HCl सबसे ज्यादा है। अब आपको जो डाउट आने वाला है, वो डाउट फेनॉल और एसिटिक एसिड में आने वाला है, ठीक है। अब एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, हम सबको पता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड और फेनॉल में आपका डाउट आने वाला है, लेकिन फेनॉल देखो, हम फेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे OH, यही है ना फेनॉल, ये OH है, ठीक है, यही है फेनॉल। अब फेनॉल अगर H अपना दे देगा तो O माइनस होगा, तो ये रिंग तो स्टेबल, मतलब रिंग में कॉन्जुगेशन हो जाएगी, सब ठीक है, लेकिन ये रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग है, तो ये माइनस स्टेबल नहीं है इसके ऊपर। तो फेनॉल एसिटिक एसिड से भी ज्यादा वीक एसिड है, ठीक है। तो अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना होगा, तो सबसे पहले तो HCl आ गया बिना किसी डाउट के, ठीक है। उसके बाद एसिटिक एसिड और फिनॉल के ऑर्डर में मैंने क्या बताया कि एसिटिक एसिड इज अ बिट मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन फेनॉल, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फेनॉल। तो ये है आपका ऑर्डर। तो ये देखो ऑप्शन ए सही है ना, ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि गैस रिलीज्ड ऑन हीटिंग NH4NO3, NH4NO3 को अगर हम हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, पूछा गया है। NH4NO3, ये रिएक्शन में लिख दे रही हूँ, आप ये नोट कर लो, याद भी रखो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप नोट जरूर करो, इससे आपके कॉपी में और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चीजें बैठ जाती हैं, आपको नोट जरूर करना चाहिए। तो चलो, NH4NO3 को हम हीट करेंगे, ये हीटिंग टेम्परेचर भी मैं बता दे रही हूँ, ये 200 डिग्री टेम्परेचर पे भी ये डिसोसिएट हो जाता है और वो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, N2O प्लस 2H2O, ठीक है। ये होती है इसकी रिएक्शन। ये तो H2O मतलब पानी हो गया, इस गैस का क्या नाम है, इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और इस गैस को हम और कौन सी गैस बोल सकते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है ना, पढ़ा था हमने लाफिंग गैस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब
हो सकता है एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच गैस इज लाफिंग गैस, 4 ऑप्शन दे दे, आपको करेक्ट चूज करना है ना। एक क्वेश्चन से हम कैसे बाकी के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कि कौन सा आंसर आया, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ए। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि which species is diamagnetic, कौन सी स्पीसीज डायामैग्नेटिक है ये पूछा गया है। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट होता है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, वो जब मैंने पढ़ाया है तब सबका MOT ड्रॉ किया है, ड्रॉ कर करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप वो कोर्स परचेज कर लो, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, हम वो सॉल्व करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो MOT के कॉन्सेप्ट में ये हम डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है हम करते हैं। अब डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनमें मुझे देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है। ठीक है, अब मैं कोई भी एक आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, मैंने जैसे देख लो O2 दिखा रही हूँ। ठीक है, शुरू का ऑप्शन है O2, ये देखो 1s, यहाँ पे ये 2s, यहाँ पे 2p। मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, थोड़ा सा इरेज करी हूँ ताकि मैं MOT अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। कोई नहीं, हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते, हम यहाँ पे वैसे भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये 2p। ठीक है, तो 1s में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पढ़ा है आपने, मैं बहुत ही मोटा मोटा ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा सिग्मा स्टार। 2s में भी सेम होगा। ठीक है, 2p में 3 होगा, ऊपर क्या जाएगा, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, याद आ रहा है कुछ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, मैं इसको अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। बट स्टिल यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बोल दे रही हूँ। यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में आपको इलेक्ट्रॉन्स डालने होते हैं, डालने के बाद आपको देखना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो स्पीसीज है डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही ये सब सॉल्व कर लिया और मैं आपके लिए एक जिस्ट लेके आई हूँ। ठीक है, वो जिस्ट अगर आप नोट में रखो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखो तो आप MOT से एग्जाम हॉल में कर सकते हो। O2 में, O2 प्लस में, O2 माइनस में, और यहाँ पे कर रही हूँ CO में। O2 में होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें O2 प्लस में होता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में भी होता है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, CO में होता है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डायमैग्नेटिक हुआ, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, CO। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देखो इसका ना फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देख लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड कितने सवाल आ रहे हैं, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से पढ़नी है मतलब। ये देखो हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, Fe, ये डाउन द ग्रुप है। डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो फिर वैंडरवाल्स फोर्स भी बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इन सब के केस में एक चीज थोड़ी सी ऑपोजिट हो जाती है, दैट इज H2O। H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बाकियों में होती नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। तो
फिर उसको तोड़ने में, उसको बॉईल करने में हमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं कि क्विज, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना ए, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है, देखो विच शोज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा दिखाता है। हमने ना एक मैं लिखवा दे रही हूँ, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ना दो शर्तें होती हैं, ठीक है, वो हमें माननी पड़ती है। अगर वो हो गई तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, अगर वो शर्त नहीं मान रहा है तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्या क्या शर्तें हैं, 1 नंबर क्या होनी चाहिए, 1 नंबर होनी चाहिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, ये आर है, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है, प्लीज एडजस्ट, बाकी ठीक है। ये इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड के अराउंड दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग दो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। अब देखो मैं शुरू का ही ऑप्शन देखूंगी, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन में क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज ब्यूट टू इन, करेक्ट, देख लो आप। अब इसमें ना ये देखो दो अलग टाइप के हाइड्रोजन है, तो फिर ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। हमें शुरू का ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। अब देखो यहाँ पे A+B ऑप्शन या फिर ऐसा ऑल करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि which does not give iodoform test। अब मैं ना आपको एक लिस्ट बनवा दे रही हूँ यहाँ पे, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं फिर भी एक लिस्ट बना दे रही हूँ। आयोडोफॉर्म, अगर ये छोटा छोटा आप ना एज अ शॉर्ट नोट या फिर इंपॉर्टेंट चीज के हिसाब से आप नोट कर लो, ये सब चीजें क्या होगा, एग्जाम से पहले आप जस्ट एक बार एक पेज या 2 पेज में सब कुछ हो जाएगा, आप एक बार देखोगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सी देगी, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल, कीटोन, इथाइल कीटोन, ये सारे देंगे आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा नहीं देगा इसमें, देखो ये बाकी सारे ऑप्शन तो आ ही गए, इसमें मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं देगा आपका आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन में एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, कौन सा है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे काउंट करते हैं, इजीली काउंट करना हो तो हम करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, ऐसे हम कर लेते हैं। अब देखो SF6, SF6 हम देखेंगे तो इसमें लोन पेयर और एक्स्ट्रा नहीं है, 6 है, तो 6 में क्या होता है, sp3D2, ये देखो 1 3 और 1 4 और 5 6, हो गया ना 6। तो फिर ये तो sp3D2 हो गया, यहाँ पे पूछा गया sp3D, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है, PCl5, PCl5 में भी एक्स्ट्रा लोन पेयर नहीं है, तो फिर कितना होता है इसका, 5, तो sp3D। ठीक है, ये देखो 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, sp3D, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें देखो मिल गया, PCl5, PCl5 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, sp3D, तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमसे पूछा गया है। अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछे, वहां पे KMnO4 है, तो आप KMnO4 पे टिक कीजिए, अपने मार्क्स उठाइए और आ जाइए। ठीक है, इसका आंसर है KMnO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो एजेंट, जो सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है,
उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले एक लेक्चर है जो पहले लिया है, उसका भी लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो भी डलवा दूंगी। तो उसमें भी आपको देखना, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है हमने। तो फिर इसका आंसर है ए। Which law describes diffusion? सोल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो ये तो बहुत एक इजी क्वेश्चन हो गया है ना, ग्राहम्स लॉ। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ डिस्क्राइब अबाउट डिफ्यूशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन ये पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन कब होती है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखो, बैक साइड अटैक, बैक साइड से अटैक होता है। अब अगर मान लो बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो जो रिगार्डिंग जो ग्रुप है वो छोटा जितना होगा उतना SN2 अच्छा होगा। नहीं समझ में आया, चलो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे शुरू वाला ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, तो बेंजाइल ग्रुप आ गया, क्लोराइड है, ठीक है। उसके बाद है मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, ठीक है। उसके बाद आ गया टेट्रा ब्यूटाइल क्लोराइड, चलो Cl, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। अब देखो इनमें से Cl के बाद मतलब SN2 रिएक्शन जब होगा तब कोई और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और ये Cl निकलेगा। ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, लिविंग ग्रुप है ना। तो अभी देखो इनमें ये जो बेंजाइल ग्रुप है और ये देखो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड ग्रुप है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, ये बहुत बल्की ग्रुप है ना। अगर यहाँ से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो फिर उसमें बहुत स्टेरिक हो जाएगा, स्टेरिक मतलब बहुत भीड़ हो जाएगी, है ना, अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें तो रिएक्शन होगा लेकिन फास्टेस्ट तो नहीं होगा, और इसमें तो रिएक्शन नहीं ही होगा हम बोल सकते हैं एक हद तक, ठीक है। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना रिएक्शन अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि ये बैक साइड से अटैक करता है। तो देखो यहाँ पे CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें एकदम सिंपल है, कोई स्टेरिक नहीं है, आराम से रिएक्शन हो जाएगी, फास्टेस्ट रिएक्शन होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी देखो पूछा गया है कि व्हेन आर्केल मेथड प्यूरिफाइज व्हिच मेटल, व्हेन आर्केल मेथड कौन सी मेटल को प्यूरिफाई करता है। ये आप एक बार व्हेन आर्केल मेथड पढ़ लेना या फिर आप याद भी रख सकते हो। ये टाइटेनियम मेटल को प्यूरिफाई करता है और जिरकोनियम को भी करता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्या पता आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें टाइटेनियम ऑप्शन हो ही ना, जिरकोनियम डाल दे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। इसमें टाइटेनियम और जिरकोनियम दोनों को प्यूरिफाई करता है, ऑप्शन नंबर ए, ए, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट रूम टेम्परेचर, ये भी एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा रोम्बिक, ठीक है। ये इसको अल्फा सल्फर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर होगा ए, रोम्बिक एट रूम टेम्परेचर, ओके। Which oxide is amphoteric? एम्फोटेरिक का मतलब हमें पता होना चाहिए। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। तो Al2O3, या फिर अगर ZNO भी ऑप्शन में हो ना तो वो भी कर देना आप, ठीक है। ZNO भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे Al2O3, उभयधर्मी हम बोलते हैं इसको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 में हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है कि which have maximum unpaired electron, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन को किसका है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, Fe+2 का ये प्लस है, ठीक है। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा, ये आर्गन 3d4, ठीक है, 3d6 आएगा। Fe+2 है ना, 3d6। उसके बाद Mn+2, Mn+2 में आएगा आर्गन 3d5, ठीक है, Cr+3,
Cr+3 में आएगा आर्गन। ये आप देख लो, आप खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, करके देखो, ये +2 +2 +3 ये करके देखो आप, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा। मैं यहाँ पे मेरे को 30 MCQ कराने हैं और जल्दी जल्दी ट्रिक आपको बतानी है, इसलिए मैं कर रही हूँ। एंड मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप मॉडल पेपर कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आता होगा, है ना। चलो, Cr+3 का क्या होगा कि Ar 3D3 सॉरी, और Ni+2 का कितना होगा, Ar आर्गन, मतलब आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 3D8 ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 3D6 में ना, ये देखो, ये 3D में 1 2 3 4 5 T2G और EG हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुई, है ना। अब Mn+2 में क्या क्या होगा, 3D5 है तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 3 में तो 3 होगी, इसमें देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी हुई थी, 4 हुई थी, इसमें 5 होगी, इसमें कितनी होगी, 3 होगी, इसमें 8 है तो फिर कितना होगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 2 ही होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें हुई, Mn+2, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ऑप्शन बी। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, रिएक्शन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, व्हिच रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जब आप पढ़ोगे तो केमिकल काइनेटिक्स, तब आपको बताऊंगी कि रेडियो एक्टिव डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये दोनों रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव डीके तो हमेशा ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, और N2O5 का डिकम्पोजिशन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है, ठीक है। तो अगर ए और सी दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन किसका होगा, डी, ठीक है, बोथ, ठीक है। चलो, which gas obeying ideal behavior most closely, आइडियल बिहेवियर कौन सी गैस मोस्ट क्लोजली फॉलो करती है, नोबल गैस, करेक्ट। तो यहाँ पे नोबल, यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन में है, CH4 है, CO2 है, He है, NH3 है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा इसमें नोबल गैस है, हीलियम, है ना। तो यही गैस सबसे ज्यादा फॉलो करेगी, क्लोजली फॉलो करेगी आइडियल बिहेवियर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। होप किया, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम उसको जल्द से जल्द सॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। Which metal forms amphoteric hydroxide, फिर से वही एम्फोटेरिक आ गया, जब मैंने Al2O3 वाला ऑप्शन बताया था उसमें मैंने जिंक ऑक्साइड भी बताया था, मतलब जिंक आ गया ना, जिंक का जिक्र किया था। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में कैसे हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। Which metal forms amphoteric hydroxide, तो ये होगा, इसमें आंसर आएगा जिंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको ना एग्जाम हॉल में काम होने की बहुत जरूरत है। आप जितना काम होके एग्जाम दोगे, कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो आपको ये लगेगा कि इसमें तो सारे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसमें कौन सा नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एक एक ऑप्शन, तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिमिनेशन एलिवेशन इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इट्स आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिक्रीजिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इट्स अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखो, अगर आप रिलैक्स होकर एग्जाम दोगे तो ही आपको ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ये आपको एग्जाम में आप पकड़ पाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच रिएक्शंस फॉर्म्स बफर, बफर कौन सी रिएक्शन फॉर्म करती है। बफर फॉर्म करने के लिए ना, ये देखो, बफर फॉर्म करने के लिए हमें होनी चाहिए एक वीक एसिड होनी चाहिए, और वीक एसिड का एक सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड को WA लिख रही हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी कॉपी में पूरा लिखो,
कि WA की जगह वीक एसिड आप पूरा लिखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिखो, लिख के फिर से वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, अगर वीक बेस है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे वीक एसिड मतलब CH3COH, इट्स अ वीक एसिड। CH3CON ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये देखो, ठीक है। Which is a Lewis acid? क्वेश्चन नंबर 22, लुईस एसिड कौन सी होती है? लुईस विच इज लुईस एसिड, लुईस एसिड कौन सी होती है? लुईस एसिड होती है La, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, ये मैं इतना ही लिख रही हूँ यहाँ पे। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसको हम वीक एसिड बोलते हैं, सॉरी लुईस एसिड बोलते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे ना ये देखो वीक बेस है और यहाँ पे सॉल्ट ऑफ वीक बेस होगा, ठीक है, सॉल्ट, ये आप करेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद बताओ कि व्हिच इज लुईस एसिड, बताओ, ठीक है, ये आप याद रखो रेदर, ठीक है। BF3 एक लुईस एसिड है। विच इज पैरामैग्नेटिक, फिर से वही पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप खुद कर लोगे कि NO, मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप खुद इसका MOT बनाओगे, MOT बना के देखोगे कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, और आप ही बताओगे, ठीक है। NO ये तो आपको आता ही होगा ना। सी, चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि कलर ऑफ Cr+3 आयन, Cr+3 आयन का कलर क्या होता है? अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे Cr+3 वाटर में हमने सॉल्यूबल किया है, उसके बाद उसका कलर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर वाटर में मतलब एक्वस सोल्यूशन होगा ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ Cr Cl3 को ही हम Cr+3 बोल सकते हैं ना। यहाँ पे Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका कलर होगा ग्रीन, ठीक है। अगर ये एनहाइड्रस सोल्यूशन में होगी ना, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोल्यूशन में अगर हम Cr Cl3 को डिसॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन होगा वायलेट, ठीक है। अभी आप ये कंफ्यूज मत होना कि इस क्वेश्चन में कौन सा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम एज अ सॉल्वेंट हम वाटर को ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन आप आंसर करके आ जाना, यहाँ पे वायलेट मत करना। अगर आपको बोला पूछा गया है कि एनहाइड्रस मेंशन्ड है तो फिर आप वायलेट करना, तो फिर आप ग्रीन मत करना, ठीक है। Which gas reacts with Na to give H2 gas, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। Which reacts with Na to give H2, अब देखो कोई भी एल्कोहल होगा ना, ROH, वो अगर Na के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस देगा, ठीक है। एल्कोहल, यहाँ पे देखो एल्कोहल कौन है, इथेनॉल, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, फिर से वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जिक्र। यहाँ पे देखो अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखोगे आपको अच्छे से पता लग जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीरीज एक बार देखो, फिर कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसका एक अलग से टॉपिक वीडियो लेके आएंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे CS, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, which gives aromatic electrophilic substitution, कौन, ये चार ऑप्शन है, इनमें से एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा देगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ना आपको एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर बेंजीन रिंग है आपके पास तो वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो बेंजीन ही ऑप्शन में है, बाकी देखो इथेन यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, क्लोरोहेक्से साइक्लोहेक्सेन नॉट नॉट एरोमेटिक, प्रोपेन नॉट एरोमेटिक, बेंजीन, और मैंने मेंशन भी किया है कि बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक भी है ना, यहाँ पे ऑप्शन है बी, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए? कीटो इनॉल फॉर्म होना, कीटो इनॉल फॉर्म शो होना चाहिए। कीटो इनॉल, सॉरी, कीटो इनॉल फॉर्म शो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, ये दोनों आपका ए और बी, ये दोनों टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होगा ए बी। आप देख लो, अगर इसमें ए बी नहीं है तो आप करेक्ट कर लेना इसमें। ठीक है, ए बी होगा। यहाँ पे मैं इसलिए साइड बाय साइड लिख दे रही हूँ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ कर, इसको बनाते हैं हम। PC, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हो गया ना। एक कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये, है ना? तो ये इथाइन बन गया। यहाँ पे देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ना। तो 3 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। ये ऑप्शन भी शायद आप करेक्ट कर लेना, 29 का बी। ये देखो 29 का बी करेक्ट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 30, स्पीसीज विथ हाई लैटिस एनर्जी, सॉरी, हाई लैटिस एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? हाई लैटिस एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए? ई वाई है ये। ठीक है, ग्रेट चार्ज होना चाहिए और साइज स्मॉल होना चाहिए। यहाँ पे देखो mg को देखो, mg का साइज बाकियों से छोटा है, चार्ज भी +2 है, तो ये mg की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए, है ना? और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपका। मैं फिर से आपको मेंशन कर दे रही हूँ कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर तरीके से करनी है तो प्लीज आप कोर्सेज परचेज कर लीजिए। और और हाँ, हमारा एक और फैसिलिटी है, दैट इज टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली टेलीग्राम, आपको इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में हम एक डेली टारगेट नाम का हमारा एक सेगमेंट है। ठीक है, उसमें हम आपको बताते हैं कि आप आज इतना पोर्शन कर लो, कल इतना पोर्शन कर लो, ताकि एक ट्रैक बना रहे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको ये ना, एग्जाम से पहले आपको ये ना हो कि एग्जाम में अभी 1 ही महीना बचा है और मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स आपके लिए डिजाइन करते हैं कि किस हिसाब से कितना कितना पोर्शन आपको अलॉट करें, सो दैट आपके एग्जाम में, एग्जाम के टाइम से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो और आपका एग्जाम अच्छा हो, है ना? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। 30 MCQ हो गए, आप देख लेना यहाँ पे जो जो मैंने यहाँ पे साइड में करेक्ट ऑप्शंस लिख दिए हैं सारे क्वेश्चन के रेदर, आप देख लेना। और एंड ऑल, यहाँ पे ये 2 रह गया तो ये मैं ये भी लिख दे रही हूँ, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नर्सिंग गुरुकुल परिवार आपके साथ है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।